स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्नातक पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन इन इंडिया। सेमेस्टर 6 का ये सब्जेक्ट है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर इसको सर्च करके वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वो सारे के सारे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको उनको ध्यान में रखना है जब आप अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स को बताऊंगा, तो आपको उन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है और जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपनी आंसर कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखने से होता क्या कि जो आपका आंसर है, आपका जो उत्तर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है। तो निष्कर्ष भी लिखना है और ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से ग्राफिक तरीके से आपको अपनी आंसर कॉपी में लिखना है, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। अब ग्राफिक तरीके का क्या मतलब होता है, ग्राफिक्स आपको अपनी कॉपी की अच्छी रखनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनईपी 1986 की थी तो उसकी क्या क्या फीचर्स थे। तो फीचर्स के लिए यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो विशेषताओं का बीच में लिख सकते हैं और इस तरीके से कुछ पॉइंट्स को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्राफिक तरीके। तो आपको इन सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है और आपको जब अपना आंसर लिखोगे उन चीज़ों को वहां पर इसको मेंशन करना है। ओ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है महिला शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उनको बात करने। तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो शिक्षा है भारत में यानी कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण करना, यानी कि उसको मॉडर्न बनाना। हमें पता है पुराने समय में जब भारत आजाद हुआ था, भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी, तो भारत का जो सामाजिक स्तर था वो काफी ज्यादा निम्न था। समाज की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। समाज में जो शिक्षा थी उसका जो प्रसार था वो लगभग हर जगह तक नहीं था, यानी कि समाज के जितने भी वर्ग थे उन तक वो शिक्षा नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सभी जितनी भी बाधाएं थी उनको खत्म करके समाज का आधुनिकीकरण करना, भारत में शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, इसका मेन उद्देश्य था, इसका ऑब्जेक्टिव था। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर बात की थी, इसको बढ़ावा देने की बात की थी और ये कहा गया था कि शिक्षा तक सभी की पहुंच होनी चाहिए, यानी कि सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। शिक्षा पर सभी का अधिकार है, वो लिंग, धर्म, जाति या फिर किसी भी स्थिति पर किसी से भी छूटे ना, सबको शिक्षा प्राप्त हो और जो भी शिक्षा सरकार के द्वारा दी जा रही है, हमारे देश में दी जा रही है, वो उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर होनी चाहिए, यानी कि हाई क्वालिटी की वो एजुकेशन होनी चाहिए। और हमें अपने बच्चों को अपने समाज में ऐसी शिक्षा देनी है जो प्रासंगिक हो, यानी कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो रिलेवेंस हो, जिसका वो जितने स्टूडेंट्स हो वो यूटिलाइज कर सकें और वो अपना महत्व रखती हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों पर जोर दिया गया था। अब अब जो ये पॉलिसी आई थी इसने कुछ ऐसे सुधार लेकर आई थी जो आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आधार तैयार किया था, यानी कि आगे आने वाले टाइम पे जितने भी परिवर्तन आने वाले थे उनके लिए एक आधार प्रदान करने का काम इस शिक्षा नीति ने किया था। अब अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले सार्वभौमिक पहुंच इसने सुनिश्चित की थी, शिक्षण प्रशिक्षण पर बात की थी, समानता और सामाजिक न्याय पर उसने फोकस किया था, समाज में जितने भी समुदाय होते हैं उनकी भागीदारी पर इसने बात की थी, और जो पाठ्यचर्या है उसको महिलाओं के पर्सपेक्टिव में सुधारने की बात की थी, महिला सशक्तिकरण पर इसने अपनी बात करी थी और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या विचार किए जा सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आई जा सकती हैं वो इसने बताई थी। और किस तरीके से जो लड़कियां हैं यानी कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए संस्थागत सहायता सरकार के द्वारा इस पॉलिसी के माध्यम से दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझेंगे उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वभौमिक पहुंच के बारे में, यानी कि शिक्षा तक सभी की बराबर पहुंच होनी चाहिए। शिक्षा को पहुंचाने में ना उसकी जाति बीच में आनी चाहिए, ना उसका धर्म आना चाहिए, ना लिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षा को सभी तक पहुंचाना सार्वभौमिक पहुंच होता है। अब इस नीति का उद्देश्य क्या था, लड़कियों और महिलाओं सहित समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य था, जिससे कि शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित किए जा सके, यानी कि शिक्षा सभी तक बराबर पहुंच सके, सबको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अब समानता और सामाजिक न्याय पर इसने बात की थी, तो एनईपी ने लिंग, जाति, पंथ, धर्म यानी कि
भेदभाव के जितने भी स्तर होते हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति, इन सब के आधार पर असमानताओं को खत्म करने का प्रयास किया और शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर काम किया था, उस पर जोर दिया था। यानी कि समाज में जो भी हम असमानता देखते हैं, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, महिला पुरुषों के बीच में भेदभाव होता है, जातियों में भेदभाव होता है, जितने भी धर्म होते हैं, पंथ होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, उनमें भेदभाव होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होता है, अमीर गरीब, ठीक है। तो इसके आधार पर जितने भी भेदभाव होते हैं, असमानताएं आती हैं समाज में, उनको खत्म करने का प्रयास इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया था। महिला सशक्तिकरण की बात इस पॉलिसी के माध्यम से की गई थी, और ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने सबसे पहले महिलाओं के हित के लिए बात की थी और बड़े सुधारों को लेकर आई थी महिलाओं के संबंध में। अब सशक्तिकरण का मतलब आपको पता क्या होता है? शक्ति देना, यानी कि उसको शक्तिशाली बनाना। महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या इन्होंने बात की थी? तो एनईपी ने महिला सशक्तिकरण में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना था। यानी कि अगर हमें महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है, तो हमें महिलाओं के बीच में शिक्षा का प्रसार करना होगा, और ये एक मेन एजेंट यानी कि एक मेन फैक्टर के रूप में काम करेगा। लड़कियों को राष्ट्र के सामाजिक यानी कि देश को चलाने के लिए जितने भी भाग होते हैं, ठीक है, तो उन सभी में सक्षम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटीफुल एजुकेशन देने की बात इसमें की गई थी। अब राष्ट्र को चलाने के लिए कौन कौन से जीवन हो सकते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो सामाजिक पक्ष हो सकता है, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष। तो इन सभी में भाग लेने के लिए, सक्षम बनाने के लिए एजुकेशन की बात इस पॉलिसी ने की थी। अब जो भी करिकुलम आता है उसमें क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं स्त्रियों के संबंध में, उन चीजों पर भी इस पॉलिसी ने अपनी बात की थी। तो इसमें कहा था जो नीति होती है, यानी कि जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है, पाठ्यक्रम सुधारों की वकालत करती है, यानी कि उसकी बात करती है जो लैंगिक संवेदनशीलता, यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को उसके लिंग के आधार पर मतलब एक गिल्टी फील हो या फिर उसको बुरा फील हो, ठीक है। तो ये होता है लैंगिक संवेदनशीलता, तो उसको बढ़ावा देने की बात की थी। और शैक्षिक सामग्रियों में लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि लिंग से संबंधित जितने भी पुराने विचार हैं उनको खत्म करने का काम ये पॉलिसी करेगी। और ये सुनिश्चित करेगी कि लड़कियों के ऐसे पाठ्यक्रम तक पहुंच मिले जो समावेशी और सशक्त हो। यानी कि समावेशी का क्या मतलब होता है कि जिसमें उन सबकी भागीदारी हो, समाज में जितने भी वर्ग होते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया और जो अपने आप में शक्तिशाली हो। शिक्षक प्रशिक्षण की बात इसने की थी, और इसने कहा था कि हर जो जितनी भी महिलाएं होती हैं, महिला छात्राएं होती हैं, उनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, विशेष आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। तो उनको पूरा करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ पर जितने भी हमारा सिलेबस आता है, शिक्षक होते हैं, वो लिंग संवेदनशील को अपने ध्यान में रखें और इसी के साथ में अपना जो शिक्षण है उसको आगे बढ़ा सके। यानी कि क्या इसमें बात की थी कि महिलाओं की जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए एक विशेष वातावरण बनाने का काम शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, और इसमें जो शिक्षक होगा वो लिंग संवेदनशील होगा। यानी कि वो कुछ ऐसी बातें नहीं करेगा जो कि स्त्रियों को या फिर पुरुषों को लिंग के आधार पर उनको भेदभाव महसूस हो। अब सामुदायिक भागीदारी की इस पॉलिसी ने बात की थी, इस नीति ने बात की थी। नीति में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों के लिए शैक्षिक परिणामों को आकार देने में और सामाजिक दृष्टिकोण को पहचानने में माता पिता सहित स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया था। यानी कि लड़कियों के बीच में, यानी कि गर्ल्स के बीच में अगर एजुकेशन को बढ़ावा देना है और उन जितने भी परिणाम आते हैं, यानी कि जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, जो लड़कियां पढ़ाई करती हैं, उनको उनको बनाने में, उनको शेप करने में, उन इन सभी के लिए माता पिता की भागीदारी, जितनी भी स्थानीय समुदाय होते हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उनकी भागीदारी पर जोर दिया था। और ये कहा था कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक गर्ल्स के बीच में एजुकेशन को पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। अब संस्थागत सहायता सरकार के द्वारा इस पॉलिसी के माध्यम से दी गई थी। इसमें क्या किया गया था? कुछ अलग तरीके की जो संस्थाएं थी, छात्रावास थे, ठीक है, जो खासकर लड़कियों के लिए बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें वो आसानी से रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से संस्थागत जो सहायता थी सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। एनईपी ने लड़कियों के छात्रावास और आवासीय विद्यालयों जैसी व्यवस्थाओं का आह्वान किया जहां लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच चुनौतीपूर्ण थी। यानी कि कुछ ऐसे एरिया को चुना गया था जहां पर लड़कियां शिक्षा तक नहीं पहुंच सकती थी, उनको शिक्षा ग्रहण करने में कुछ बाधाएं आती थी, यानी कि उनके लिए शिक्षा चुनौतीपूर्ण थी। तो उन क्षेत्रों में छात्रावास बनाए गए, यानी कि हॉस्टल बनाए गए, जहां पर
जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई कर सकती हैं, और कुछ ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए जहाँ पर वो रहकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है ना, वो सारे के सारे ऐसे विद्यालय हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आवासीय विद्यालय हैं। तो इस तरीके जो सरकार है वो ये सहायता प्रदान करती है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि लड़कियों के पास अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचा और समर्थन होना चाहिए, यानी कुछ ऐसी जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उस लड़कियों तक पहुंचनी चाहिए, जो उनकी शिक्षा को ग्रहण करने में योगदान दे और समर्थन उसको अपना दें। निष्कर्ष के तौर पर हम इसमें लिख सकते हैं कि 1986 के एनईपी ने शैक्षिक प्रणाली में लिंग समानता तक पहुंच और उसे बढ़ावा देने में आने वाली जो बाधाएं थी उनको दूर करके भारत में महिला शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की नींव रखी थी, यानी कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित करने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसके महत्व को स्पष्ट करें, यानी कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। इसकी जो स्टार्टिंग है यानी कि जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 यानी कि 1995 में हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसी योजना है, एक ऐसी शिक्षा सहायक योजना है जो भारत में छात्रों को आर्थिक सहायता और पोषण प्रदान करती है, यानी कि भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनको आर्थिक सहायता देती है और उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? अशिक्षितता यानी कि जो इलिटरेसी है उसको कम किया जाए और छात्रों के स्वास्थ्य यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अब अगर हम इसकी भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहले पोषण संबंधी सहायता सरकार के माध्यम से इस पॉलिसी के द्वारा दी जाती है। उसके बाद जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो बच्चों के अंदर प्रोत्साहन देता है कि हमें स्कूल जाना है, यानी कि अटेंडेंस बढ़ाने के लिए काम करता है। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं वो एक साथ आकर स्कूल में बैठते हैं, खाना खाते हैं, जिससे कि सोशल जो इंक्लूजन है वो बढ़ता है और एकाग्रता और जो सीखने की जो गति होती है उसमें सुधार आता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन होता है, जो लर्निंग स्पीड होती है वो भी बढ़ती है। और मिड डे मील से क्या होता है, जो गरीब परिवार हैं उन पर आर्थिक जो बोझ होता है खाने पीने का, बच्चों की परवरिश करने का, वो कम होता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुपोषण को संबोधित करता है, यानी कि कुपोषण से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनको देखता है। हमें पता है विकासशील देशों में कई जितने बच्चे होते हैं वो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी कि पिछड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ उचित पोषण की कमी होती है, यानी कि उनको अच्छे से खाना तक नहीं मिल पाता है, अच्छे से जितने भी पोषण तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर काफी सारी बीमारियां रहती हैं। जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को दिन में कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन मिले, जिससे कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, भोजन से संबंधित आवश्यकताएं होती है वो पूरी हो सके। और इसकी वजह से क्या होता है, जो उनका स्वास्थ्य है उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सके, यानी कि कुपोषण को कम करने में जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो सबसे पहले अपना महत्व देता है। तो उसके बाद जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है, यानी कि स्थिति के लिए प्रोत्साहित करता है, उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का काम करता है। तो स्कूल में पौष्टिक भोजन का वादा नियमित उपस्थिति के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में काम करता है, यानी कि स्कूल में अगर पौष्टिक भोजन मिल रहा है, इसका वादा किया जा रहा है, तो बच्चे जो है नियमित रूप में स्कूल में आएंगे, अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे। अगर बच्चों को ये लगता है कि स्कूल में भोजन मिलेगा तो जितने भी बच्चे हैं स्कूल आने के लिए वो प्रोत्साहित रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उसको प्रोत्साहित करती हैं, जिससे कि स्कूल छोड़ने की जो दर होती है उसमें कमी आती है, यानी कि बच्चे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करते हैं। यह नियमित उपस्थिति सीखने की आदत बनाती है, यानी कि स्कूल में जब बच्चा जाएगा, डेली जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो सीखेगा और उसकी आदत पड़ जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी और शिक्षा के लिए उसके लिए जो भी उसकी प्रतिबद्धता है, डेडिकेशन है, वो निकल कर आएगी, उसकी डेडिकेशन की जो फीलिंग है वो सामने आएगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अटेंडेंस या फिर जो प्रेजेंस है स्टूडेंट की उसको बढ़ाने का काम ये करता है। परिवारों पर आर्थिक बोझ होता है उसको कम करने का काम करता है। तो गरीबी से जूझ रहे जितने परिवार हैं उनमें बच्चों को खाना खिलाने की लागत एक महत्वपूर्ण बोझ हो सकती है, यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनके पास सबसे पहले तो यही होता है कि खाने के लिए भी पैसा नहीं होता, और जब खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो आगे पढ़ाने की सोचेंगे क्यों? क्योंकि जो कि कोई भी मनुष्य होता है उसकी बेसिक आवश्यकताएं क्या होती है, उसके सबसे पहली आवश्यकता होती है रोटी, यानी कि उसको सबसे पहले भोजन मिले, बाकी सारी की सारी चीजें बाद में आती हैं। ठीक है,
फिर मकान आएगा, फिर कपड़ा आएगा। सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है? रोटी की आवश्यकता होती है। तो खाना खिलाना भी जो गरीब परिवार होते हैं उनमें एक चुनौतीपूर्ण वो हो सकता है, और अपने बच्चों के लिए वो बोझ उस चीज को समझ सकते हो। स्कूल में भोजन उपलब्ध कराकर परिवारों पर इस बोझ को कम करने में मदद मिलती है, यानी कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करता है, जिससे कि उनके लिए अन्य खर्चों पर शिक्षा को प्राथमिकता देना आसान हो जाएगा। यानी कि जब अगर कोई भी आश्वासन ले लेता है कि आपके खाने की, ठीक है, आपके भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे, तो जो फैमिली है, जो गरीब परिवार है, वो उस भोजन वो सुनिश्चित हो जाएंगे भोजन हमें मिलेगा, अब हमें भोजन से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो वो अन्य खर्चों पर भी अपना ध्यान देखेंगे। तो उनके अंदर शिक्षा के प्रति जो भावना है, शिक्षा सीख कुछ सीखने की जो लालसा होती है वो आएगी, और वो शिक्षा को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थिक बोझ को कम करने का काम करती है, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है। तो ये विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जितने बच्चे होते हैं उनके बीच में जो असमानताएं होती है उनको दूर करता है, और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को विकास और सीखने के समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि बच्चे आपस में आते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उनको विकास के और सीखने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये सारा का सारा इस प्रोग्राम के तहत सुनिश्चित किया जाता है। समानता और समावेशिता की भावना एक सहायक शिक्षण माहौल को बढ़ावा दे सकती है, जिससे कि बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि बच्चों के अंदर एक इंक्लूजन की भावना आती है, जो अपनी शिक्षा को जारी करने के लिए अपने उनके अंदर भावना डेवलप होती है, फीलिंग आती है। अब सामुदायिक भागीदारी की बात आती है, तो माता पिता, शिक्षक और स्वयंसेवक जितने भी होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी सहित स्थानीय समुदाय की भागीदारी इसमें शामिल होती है, और वो इन चीज़ों को, ये जो प्रोग्राम होता है उसके लिए मॉनिटरिंग करते हैं। यह जो जुड़ाव होता है समुदाय के सभी बच्चों की भलाई के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। यानी कि ये सभी के सभी लोग, शिक्षक होते हैं, स्वयंसेवक जितने भी समूह होते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चों की भलाई के लिए बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो समाज है हमारा, उसकी भलाई हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमारी जो जिम्मेदारी होती है उसकी भावना बढ़कर आती है, तो उसको बढ़ावा देने का काम ये सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। बच्चों के अंदर एकाग्रता और सीखने की जो गति होती है उसमें भी सुधार आता है। जब बच्चों को अच्छा भोजन और पोषण प्राप्त होगा तो उनकी जो सीखने की गति है उसमें भी वृद्धि होती है, और अच्छे पोषण युक्त, यानी कि अच्छा उनको भोजन मिल रहा है, तो उससे बच्चे की जो सीखने की गति है उसमें भी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन आएगी। अब इस प्रश्न में भी हम निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है, यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करके, उपस्थिति को प्रोत्साहित करके, आर्थिक बोझ को कम करके, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वो है वैश्वीकरण ने, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने भारत में शिक्षा प्रणाली, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरीके से प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में विचारों का, प्रथाओं का, यानी कि जो कस्टम्स चले आ रहे हैं उनका, और संसाधनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? शिक्षा का वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। इसमें जितने विचार होते हैं, प्रथाएं होती हैं, कस्टम्स होते हैं, जितने रिसोर्सेज होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनका आदान प्रदान होता है वैश्वीकरण। अब इसमें क्या होता है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को साथ लिया जाता है, यानी कि अलग अलग तरह के जो देश होते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं। अंतर सांस्कृतिक शिक्षा होती है, यानी कि अलग अलग तरह की जो संस्कृतियां होती हैं वो आपस में अपनी जो प्रथाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, और वैश्विक समाज के लिए शिक्षार्थी को तैयार करना शामिल होता है। यानी कि कुछ ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है जो एक राष्ट्र के दृष्टिकोण को कम कर वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सके, यानी कि एक विश्व को समाज के तौर पर रखकर उसकी भलाई के लिए काम करें। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट को तैयार करना इसमें शामिल होता है शिक्षा के वैश्वीकरण के अंदर। अब इस पर भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो भारत का जो करिकुलम है वो काफी विविध हो गया है, यानी कि डाइवर्स हो गया है, और कौशल विकास और रोजगार योग्यता की जितनी भी स्किल्स हैं वो यहाँ पर आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया गया है, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, उनको भारतीय शिक्षा के अंदर लिया गया है। सूचना और संसाधनों तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहुंच बढ़ी हुई है। अब भारत में वैश्वीकरण आने से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, यानी कमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो शिक्षा है वो निजी हाथों में चली गई है। सांस्कृतिक आदान प्रदान है, यानी कि शिक्षा से एक देश से दूसरे देश की संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है।
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी बढ़ रही है, जिससे कि जो एक दूसरे जो देश होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर काम कर रहे हैं। तो हम इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो वैश्वीकरण के कारण भारत में जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसमें विविधता आई है, यानी कि उसमें अलग अलग तरह की जो ट्रेंड्स हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो सामने उभर कर आती हैं। वैश्विक दुनिया के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम में वैश्विक दृष्टिकोण, यानी कि एक पूरे विश्व को शामिल करने के दृष्टिकोण को, अंतर सांस्कृतिक समझ को, यानी कि अलग अलग तरह की जो संस्कृतियां होती है उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनको सब पढ़ने में, उनको समझने की जो समझ होती है उसको शामिल करने पर जोर दिया गया है। अब कौशल विकास और रोजगार की जो योग्यताएं होती हैं उनसे संबंधित जितनी भी स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करने की बात इसके अंदर की जाती है। तो वैश्वीकरण ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय जो छात्र हैं, यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के महत्व पर अपना ध्यान आकर्षित किया, यानी कि उस पर मेन फोकस किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आज के टाइम पे, यानी कि जो 21st सेंचुरी है उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं उनको सीख सकें। तो वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए संचार, सहयोग और डिजिटल साक्षरता जैसे कौशलों को बढ़ावा देने की बात की गई है, यानी कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कोऑपरेशन के क्षेत्र में, अलग अलग तरह के जो एरियाज होते हैं उनमें हमें स्किल्स को बढ़ावा देना है और अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया गया, यानी कि आपको पता है अलग अलग तरह की जो संस्थाएं हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, ठीक है, यूनिसेफ के बारे में, तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या काम करती हैं, पूरे विश्व के लिए मानकों का निर्धारण करती हैं, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं उनको बनाने का काम करती हैं और उन सभी रूल्स को पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन सबको मानना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि पूरे विश्व में एक समान शिक्षा के जितने भी नियम होते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। तो वैश्वीकरण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने को प्रेरित किया है, यानी कि जो इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनको शामिल करने की बात की थे। तो इसमें वैश्विक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि कंपटीशन को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम ढांचे को यूनेस्को जैसे जो संगठन है उनके द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण करना शामिल है, यानी कि उनके जितने भी नियम वो बनाते हैं उनको उनको शामिल करना इसमें रखा गया है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सूचना और संसाधनों तक पहुंच है वो बढ़ गई है। आपको पता है डिजिटल ये हमारा टाइम है, यहाँ पर आज के टाइम पे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर के सामने बैठकर हम पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचना और शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच में वृद्धि हुई है। छात्रों और शिक्षकों के पास ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, अनुसंधान सामग्रियों और शैक्षिक प्लेटफॉर्मों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच है जो ज्ञान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाता है। यानी कि शिक्षक हो चाहे छात्र हो, वो सभी आज के टाइम पर कोई भी जानकारी होती है, कोई भी सूचना होती है उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम आ रहा है, ठीक है, अनुसंधान सामग्रियां आ रही है, अलग अलग तरह की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो उनका विकास हो रहा है, ठीक है। तो इनके माध्यम से जो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो सूचना तक पहुंच सकते हैं। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और उसका निजीकरण हो रहा है। तो वैश्वीकरण ने भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण में भी योगदान दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्कूल आ रहे हैं, निजी कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं हमारे इंडिया में, विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के उदय ने, यानी कुछ ऐसी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में फंडिंग कर रही हैं, ठीक है, शिक्षा प्रदाताओं ने के उदय ने क्या हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाजार संचालित गतिशीलता ला दी है, जिससे कि पहुंच, सामर्थ्य और समानता के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। यानी कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफी ज्यादा फीस लेते हैं, ठीक है, एक मोटा पैसा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो शिक्षा तक पहुंच है वो उसमें कमी आती है, यानी कि जो उस इंस्टीट्यूट में, उस निजी कोचिंग में पढ़ने के लिए विद्यार्थी को मोटा पैसा देना होगा। अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो उस तक नहीं पहुंच सकता है, तो ये एक चिंता पैदा करती है हमारे समाज के बारे में, जिससे कि समानता नहीं रहती है, यानी कि जो शिक्षा तक पहुंच है वो समान नहीं रहती है। जो अमीर बच्चा है वो उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, उच्च क्वालिटी की जो एजुकेशन उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, समाज में असमानता फैलती है, तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। तो वैश्वीकरण ने भारतीय शैक्षिक संस्थानों और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ाने में हेल्प की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग देशों की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है वो काम करके अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्च
करने का काम होता है वो करती है। जैसे इंडिया और जापान के बीच में भी एजुकेशन से रिलेटेड जो रिसर्च है वो चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी को प्रोत्साहित वैश्वीकरण के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, अकादमिक विनियम कार्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान पहल शामिल होती हैं जो छात्रों और संकायों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो एक दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं, कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो एक साथ मिलकर, संयुक्त अनुसंधानें होती हैं जो एक साथ की जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है और अलग अलग तरह की जो सीखने के तरीके होते हैं वो भी यहाँ पर स्टूडेंट उनको जान पाता है और सीखने का अवसर उन सभी को प्राप्त होते हैं। अब सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, यानी कि जो रीति रिवाज हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो हम एक दूसरे के जान पाते हैं। तो वैश्वीकरण ने अधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान और विविधता को, यानी कि डाइवर्सिटी को सुविधाजनक बनाया है। यानी कि अलग अलग तरह की जो संस्कृतियां होती हैं उनके बीच में जो भी तथ्य होते हैं, तत्व होते हैं, उनका आदान प्रदान सुनिश्चित किया जा सकता है वैश्वीकरण के माध्यम से। छात्र जो है अब विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के साथियों के साथ बातचीत करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, कोई एक हॉस्टल है, वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई पारसी है। तो इस तरीके से क्या है, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो अलग है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर एक अंतर सांस्कृतिक समझ विकसित होती है, जिससे कि अलग अलग तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो उनमें भाग ले पाते हैं, अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी भाग लेने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक अंतर सांस्कृतिक समझ विकसित होती है, उसको बढ़ावा मिलता है। अब इसमें भी निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अवसर और चुनौतियां दोनों ला दी हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, तेजी से परस्पर लोग जो है आपस में जुड़े हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अब वैश्विक परिदृश्य की मांगों के जवाब में इसकी संरचना, सामग्री और वितरण तंत्र भी प्रभावित हुए हैं। यानी कि किस तरीके से हमें इस चीज को बनाना है, इसमें संतुलन स्थापित करना है, तो इस तरीके से इसमें चुनौतियां भी पैदा हुई हैं और अवसर इस तरीके से आए हैं कि अलग अलग संस्कृतियों की जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, उनकी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है एनसीईआरटी स्कूल स्तर पर शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग के का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ाने में कैसे योगदान देती है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी और इसका जो मेन काम क्या होता है, एक भारत का एक प्रमुख शैक्षिक निकाय के, यानी कि एक संस्था के रूप में जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है उसको डेवलप करना, जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको डेवलप करना, उनको विकसित करने का काम करना, और जितने भी संसाधन होते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित होते हैं तो उनको विकसित करने का काम ये संस्था करती है, एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी का मेन काम क्या होता है कि भारत की जो पूरी शिक्षा है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसका विकास करना है, उसको बढ़ावा देना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम करने का काम होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। यह देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनुसंधान करता है, यानी कि रिसर्च वगैरह करता है, और जितने भी टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करता है। यानी कि पूरे देश भर में जो एजुकेशन होती है, स्कूल एजुकेशन होती है, उसको बढ़ावा देने का काम, उससे संबंधित जितने भी काम होते हैं उसमें उसको संसाधन को विकसित करने का काम, अनुसंधान करना, ये सारा का सारा एनसीईआरटी के माध्यम से किया जाता है। अब इसका क्या योगदान रहता है एक बार उसको देखते हैं। तो पाठ्यचर्या यानी कि जो करिकुलम होती है और जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका विकास किया जाता है इसके माध्यम से। शिक्षण अधिगम संसाधनों का विकास किया जाता है, शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार लेकर आ जाती है, यानी कि नए नए इनोवेशन लेकर आते हैं, और शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास भी शामिल होता है। ये सारे के सारे काम एनसीईआरटी के द्वारा किए जाते हैं। और एनसीईआरटी ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो सर्वोत्तम प्रथाएं, यानी कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, कुछ ऐसी नीतियां होती है उनका प्रसार किया जाता है, और समावेशी शिक्षा को, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने का काम ये करती है। अब सभी पॉइंट्स की हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों का विकास। तो भारत में जो स्कूली शिक्षा है, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन है, उसके लिए एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकें विकसित करने के लिए जो एनसीईआरटी है वो जिम्मेदार है। अब
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये क्या होता है? इसमें मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि जो करिकुलम जो सिलेबस बनाने का काम होता है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक आपको पता है, जो हम स्कूल में बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सारी की सारी जो विकसित करने का काम होता है वो एनसीईआरटी के माध्यम से किया जाता है। अब जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जितनी भी हमें उसमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, उनको विकसित करने का काम इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो डिजिटल सामग्री हो, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया सामग्री हो, ठीक है, शैक्षिक किट यानी कि एजुकेशनल किट होती है, उनके साथ साथ अलग अलग तरह के जो संसाधन होते हैं उनको विकसित करने का काम एनसीईआरटी के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये संसाधन होते हैं, क्लास को इंटरैक्टिव और अनुभवनात्मक सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बनाते हैं। आपने सुना होगा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। करके सीखने से जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि जब वो सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम कोई भी काम अपने सेंसेस से करते हैं तो वो अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में स्टोर हो पाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से संसाधन का विकास करना जो लर्निंग बाय डूइंग को प्रोत्साहित करे, उसको बढ़ावा दे। ठीक है, तो इस तरीके से संसाधन का विकास करने का जो जिम्मा है वो किसका है? एनसीईआरटी का है। अब शिक्षा में जो रिसर्च होती है, नवाचार इनोवेशन आते हैं, वो कौन करता है? वो एनसीईआरटी करती है। तो शिक्षण या फिर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, छात्र प्रदर्शन और शैक्षिक रुझानों के विभिन्न पहलुओं पर डेटा इकट्ठा करने के लिए अनुसंधान अध्ययन आयोजित करती है एनसीईआरटी। यानी कि किस तरीके से हमें जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें किस किस तरीके से नई नई शैलियों को अपनाया जा सकता है, किस तरीके से उसका विकास किया जा सकता है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जो पहलू होते हैं उनसे संबंधित जितने भी अनुसंधान अध्ययन करने का जो काम होता है वो एनसीईआरटी के माध्यम से किया जाता है। अब टीचर्स ट्रेनिंग का जो काम होता है वो भी एनसीईआरटी के माध्यम से किया जाता है। शिक्षकों के कौशल और विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्कशॉप्स और जो सेमिनार होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। यानी कि जो टीचर्स होते हैं उनमें स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और जो विषय से संबंधित जो ज्ञान होता है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रमों को, जो कार्यशालाएं होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनको आयोजित किया जाता है एनसीईआरटी के माध्यम से। ये जो पहल होती है नवीन शिक्षण पद्धतियों यानी कि नई नई जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको विकसित करने में हेल्प करता है। कक्षा प्रबंधन तकनीकों और प्रभावी मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि अच्छी तरीके से जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है उसकी कई तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं उनको विकसित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। अब सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार होता है, यानी कि कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें होती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो एनसीईआरटी लेकर आती है, जो आज के टाइम पे चल रही होती हैं। तो प्रकाशनों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अनुकरणीय यानी कि जिसका अनुकरण किया जा सकता है, जिसका पालन किया जा सकता है, स्कूलों और शिक्षकों से नवीन शिक्षण रणनीतियों, पाठ योजनाओं, मूल्यांकन उपकरणों और सफलता की कहानी को साझा करता है, जो क्या काम करता है? शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में प्रभावी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाता है। यानी कि कहने का मतलब है अलग अलग जो स्कूल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ उनके अंदर कुछ इनोवेशंस आते हैं, कुछ अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो लेकर आते हैं शिक्षण से संबंधित। तो उनको एक पूरे बड़े स्तर पर, एक देशव्यापी स्तर पर लागू करने का काम, उसको साझा करने का काम एनसीईआरटी के माध्यम से किया जाता है। अब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा एनसीईआरटी देती है। तो समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है? समाज में जो शिक्षा चल रही है उसमें सभी वर्गों को, सभी जितने भी महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जितने भी समुदाय होते हैं, उन सभी को शामिल किया जाए। तो विकलांग हो जाए, चाहे सामाजिक आर्थिक नुकसान और भाषाई या सांस्कृतिक मतभेदों वाले बच्चों सहित विविध सीखने की जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए संसाधन और दिशा निर्देश विकसित करके समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। कहने का क्या मतलब है कि चाहे कोई भी जो व्यक्ति है वो विकलांग हो, सामाजिक और आर्थिक उसकी पृष्ठभूमि अलग हो, भाषाई आधार पर वो अल्पसंख्यक हो, ठीक है, सांस्कृतिक मतभेद उनमें अलग अलग हो, तो इन ये जितने भी वर्ग होते हैं उन सभी को आपस में जोड़कर एक समावेशी शिक्षा को प्रमोट करना, क्या करना जो काम होता है वो एनसीईआरटी करती है, उसको बढ़ावा देने का काम करती है। इन प्रयासों का उद्देश्य एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षण वातावरण बनाना है, जहां प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ने और सफल होने का अवसर मिले। यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि वो विकलांग है तो उसको
ये एजुकेशन वो प्राप्त नहीं कर सकता है, वो इस जाति से आता है, उसकी सामाजिक स्थिति निम्न है तो वो नहीं कर सकता, वो बच्चा गरीब है, वो ये काम नहीं कर सकता। यानी कि इन सभी जितनी भी बाधाएं होती हैं उनको दूर कर कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम एनसीईआरटी करती है, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को सफल होने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अब इसमें निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है भारत में स्कूल स्तर पर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने, शिक्षकों के पेशेवर विकास का समर्थन करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और शिक्षार्थियों के बीच समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व, विशेषज्ञता और संसाधन प्रदान करने में बहुआयामी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है, तेजी से बढ़ते हुए फर्जी विश्वविद्यालयों के कारण उच्च शिक्षा प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह की जो फर्जी विश्वविद्यालय, फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जो हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उनको उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो नकली विश्वविद्यालयों का प्रसार जो है होता है, उससे उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए कई सारी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। अब ये कौन कौन सी चुनौतियां हैं तो एक बार इसको देखते हैं। तो जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं उनसे शिक्षा की जो गुणवत्ता है, यानी कि जो क्वालिटी है ऑफ एजुकेशन वो खराब होती है, और जो भी डिग्री वो देते हैं, यानी कि जो क्रेडेंशियल होता है उसका अवमूल्यन होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो उसका जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। जो छात्र होते हैं उनका वित्तीय शोषण होता है, और कानूनी और नियामक चुनौतियां सिस्टम के सामने और जो हमारी जो कानून व्यवस्था होती है उसके सामने आ जाती है। जो वास्तविक संस्थाएं होती हैं उन पर विश्वास कम हो जाता है, उस पर प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गतिशीलता होती है संस्थाओं की वो कम होती है, और छात्रों के साथ शोषण और धोखाधड़ी होती है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में। तो नकली विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक कठोरता का अभाव होता है। यानी कि कुछ ऐसी जो बुनियादी ढांचे होते हैं, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, छात्रों को कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी अच्छी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो उसकी कमी होती है, और कठोरता होती है, क्योंकि सीखने के लिए कठोरता आवश्यक है, तो उसका अभाव होता है, जिसकी वजह से वहां पर बच्चों को एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जहाँ पे वो अच्छे से सीख सकते हैं। फिर इससे क्या होता है, इन संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को घटिया शिक्षा प्राप्त होती है, और जिससे कि समय, धन और प्रयास की बर्बादी होती है। यानी कि उनका टाइम वेस्ट होता है, उनका जो पैसा होता है वो भी वेस्ट होता है, और उनका जो इन्होंने अलग अलग अटेम्प्ट दिए हैं, अलग अलग जो प्रयास हैं वो किए हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो उसकी भी बर्बादी होती है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है फेक यूनिवर्सिटीज में कम होती है। अब जो भी डिग्री लेकर आते हैं उसका जो मूल्य है वो कम हो जाता है। फर्जी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियों और प्रमाण पत्रों का नौकरी बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है। यानी कि अगर वो नौकरी लेना चाहते हैं तो जो मार्केट है जिसमें उनको नौकरी मिलनी है तो उसका वहाँ पर कोई मूल्य नहीं होगा, जो भी उनको डिग्री और जो भी प्रमाण पत्र फेक यूनिवर्सिटीज उनको बनाकर दे रही हैं। तो नियोक्ता और पेशेवर संगठन इन संस्थानों की योग्यताओं को मान्यता नहीं देते हैं, यानी कि उसको मान्य नहीं मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये इससे क्या होता है कि जो डिग्रियां होती हैं उसका अवमूल्यन हो जाता है, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। जिससे क्या होता है, जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो फर्जी विश्वविद्यालयों से पढ़कर आते हैं, तो उनके लिए रोजगार और आगे की शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है। अब छात्रों के साथ वित्तीय शोषण किस तरीके से होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं लेकिन वो गरीब होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये उनका बजट फिक्स होता है कि हम इस तक पैसा अपना इकट्ठा कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा चाहने वाले कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाने का काम इन यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया जाता है, जो संदिग्ध गुणवत्ता की डिग्री और पाठ्यक्रमों के लिए अत्यधिक शुल्क वसूल कर इनकी आकांक्षाओं का फायदा उठाते हैं। यानी कि हायर एजुकेशन में जो पैसा लगता है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन इन लोगों के पास थोड़ा सा कम पैसा होता है, जिसकी वजह से वो उन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं। तो फेक यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, इनका फ़ायदा उठाती हैं, और इनको इनके अनुसार जितने पैसे होते हैं उनमें शिक्षा देकर उन ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क वसूल करती हैं, और उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए इनको लालच देती हैं। तो इसकी वजह से इनका जो जो छात्र होते हैं उनका वित्तीय शोषण होता है। बदले में वैध शिक्षा प्राप्त किए बिना छात्रों को महत्वपूर्ण वित्तीय ऋण उठाना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक असमानता और वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। समाज में जो लोग होते हैं उनके बीच में जो असमानताएं होती है, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, वो बढ़ जाती है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको लोन लेकर अपनी जो फीस होती है वो बढ़ानी, उसको भरनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सारी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
अब जो हमारा सिस्टम, उसके जो कानून व्यवस्था है, उसके सामने भी कुछ चुनौतियां आती हैं। तो कड़े नियमों और निगरानी की कमी से धोखाधड़ी करने वाले जो संस्थान है वो अनियंत्रित रूप से काम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी और उच्च शिक्षा प्रणाली में जनता का भरोसा है वो कम होता रहेगा। यानी कि जो कड़े नियम होते हैं, निगरानी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, उसकी कमी हमें देखने को मिलती है, उसका अभाव हमारे सिस्टम में है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी संस्थान है, फर्जी संस्थान है, वो काम करते हैं। ये समस्या जो कि तो बनी रहेगी, और इससे क्या होता है, जो जनता है उसका भरोसा कम हो रहा है हमारे सिस्टम से। अब जो वास्तविक संस्थाएं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो नकली विश्वविद्यालयों की उपस्थिति वास्तविक शैक्षणिक संस्थानों की जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करती है, उनकी उसकी छवि को खराब करती है। जो वैध विश्वविद्यालय हैं, यानी कि जो वैलिड यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हितधारकों की जांच और संदेह का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि उनकी भर्ती प्रयास, वित्त पोषण के अवसर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभावित हो सकता है। अब जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं वो समाज में एक भ्रम फैलाकर रख देते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो विश्वविद्यालय हैं वो अच्छे से एजुकेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो भी उनमें एडमिशन लेने जाता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन पर डाउट करते हैं, संदेह करते हैं कि ये भी फेक ना करवा रहे हो। तो ठीक है, भले ही वो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, वो वास्तविक संस्थान ही क्यों ना हो, लेकिन छात्रों के मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है वास्तविक संस्थाओं के प्रति भी, कि ये भी फर्जी तरीके से काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो छवि होती है वो धूमिल होती है, छवि में गिरावट आती है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गतिशीलता में कमी आती है। तो फर्जी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी जा सकती है। तो इससे क्या होता है, छात्रों के लिए विदेश में आगे की पढ़ाई या फिर विदेश में वो कोई रोजगार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके जो अवसर होते हैं वो सीमित हो जाते हैं, वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं का अभाव होता है, जिससे क्या होता है, छात्रों की गतिशीलता को बाधा उत्पन्न होती है वहां पर, और शिक्षा प्रणाली की वैश्विक प्रतिसात्मकता को कमजोर करता है। यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कॉम्पिटेंसी को ये लेकर आता है, उसको कमजोर करता है। अब छात्रों का शोषण और धोखाधड़ी होती है। तो फर्जी डिग्री जारी करने, अकादमिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने जैसी धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं कुछ छात्र, बहकावे में आ जाते हैं, उनको कमीशन मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से धोखाधड़ी की जो गतिविधियां होती हैं उनमें छात्र शामिल होने लगते हैं, और इसमें जितने उनके साथ अगर संबंध उजागर हो जाता है, उनका नाम आ जाता है, तो इससे क्या होता है, छात्र अनजाने में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर हम इसमें लिख सकते हैं कि फर्जी विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, नियमों को लागू करने और छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने, और उच्च शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और तथा जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों, नियामक निकायों और शैक्षिक संस्थानों के साथ इनके इसको कंट्रोल करने के लिए कठोर प्रयासों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वो है गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने में सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि जो SSA है, उसका क्या महत्व है, उसको समझाना है। तो सबसे पहले हम SSA की बात करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो 2001 से हुई है। ये एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। सार्वभौमिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि सभी तक उसको पहुंचाना। ठीक है, तो वो होता है सार्वभौमिक करना। इसका उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समयबद्ध तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रदान की जाए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसका क्या क्या महत्व होता है, तो शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना ये करता है, समान शिक्षा पर बल देता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, यानी कि गुणवत्ता संवर्धन पर अपना काम करता है। जो स्कूल होते हैं उनमें, जो विद्यालय होते हैं उनमें जो बुनियादी ढांचा होता है उसको विकसित करने का काम इस योजना के माध्यम से किया जाता है, और सामुदायिक भागीदारी को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसकी बात करता है। और जो जो कमजोर समूह है, पिछड़े समूह है, उन पर विशेष ध्यान देने की बात करता है। और समाज में जितने भी बच्चे होते हैं उनका समग्र विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। अगर हम सार्वभौमिक पहुंच की बात करते हैं, तो इसका जो लक्ष्य होता है वो क्या है, प्रत्येक बच्चे को, चाहे उनकी उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनकी चाहे जाति कुछ हो, सामाजिक स्तर उनका कुछ हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, यानी कि उनका एडमिशन होना चाहिए। और एक अधिक समावेशी समाज की नींव रखता है, जहाँ शिक्षा जो है एक विशेषाधिकार के बजाय एक अधिकार बन जाती है। यानी कि जो पहले के टाइम पे आपको पता होगा, शिक्षा जो है कुछ विशेष जो वर्ग थे उन तक ही सीमित रह पाती थी, उनको एक विशेषाधिकार प्राप्त था शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिनको ये अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये कहता है कि जो शिक्षा है वो एक विशेषाधिकार ना होकर एक अधिकार बन जाती है, जो सभी को
समान अवसर देती है शिक्षा के लिए। अब समान शिक्षा की बात करता है तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो करके समाज के जो अलग अलग वर्ग होते हैं उनके बीच जो भी अंतर होता है उसको पाटना, यानी कि उसको फिल करना, उसको बंद करने का काम इस नीति के माध्यम से किया जाता है। इससे लिंग, जाति, धर्म या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भी भेदभाव किए जाते हैं उनको कम करने में मदद मिलती है और सामाजिक एकजुटता और समानता को बढ़ावा मिलता है। यानी कि समाज में जितने भी वर्ग होते हैं वो एक साथ मिलकर समानता के साथ समाज में सद्भाव तरीके से रहते हैं। अब शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि गुणवत्ता संवर्धन को किस तरीके से एसएसए बढ़ाता है। तो एसएसए नामांकन बढ़ाने पर और प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा है उसकी क्वालिटी पर, उसमें सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि स्कूल में जो नामांकन है, एडमिशन है, उसको बढ़ाना और जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, जो प्रदान कर रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ये इसका मेन पॉइंट है, इसका ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उचित पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री विकसित करके नवीन शिक्षण विधियों को लागू करके सीखने के परिणामों को बढ़ाना है। यानी कि जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि उसको प्रशिक्षण दिया जाए, जो सिलेबस होता है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए जो बच्चे के अनुसार हो, बच्चे उसको सीखने में रुचि दिखाएं। और जो सामग्री होती है, यानी कि जो टीचिंग मटेरियल होता है उसको विकसित करके और जो अलग अलग तरीके जो नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, मेथड्स होते हैं, उनको लागू करके जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं एजुकेशन से संबंधित, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी एनहेंसमेंट का काम ये करता है। अब स्कूल में बुनियादी ढांचे का विकास करने का काम ये किस तरीके से करता है, तो स्कूल में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। बुनियादी ढांचा यानी कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए, डेस्क अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर मिड डे मील की सुविधा होनी चाहिए, तो ये बुनियादी ढांचा होता है। तो इसमें सुधार करना जिससे कक्षाओं का निर्माण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता शामिल है। मोटा मोटा क्या है, सिर्फ जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने की बात एसएसए के अंदर की जाती है। यह अनुकूल वातावरण छात्रों के लिए एक बेहतर सीखने के अनुभव को बढ़ावा देता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो अच्छे से सीख सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी की बात करता है तो जो शिक्षा प्रक्रिया यानी कि जो एजुकेशन प्रोसेस है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें माता पिता, स्थानीय समुदाय और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। आपने सुना होगा एसएमसी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें क्या होता है, स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स शामिल होते हैं और वो स्कूल जो भी काम करता है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस तरीके से सामुदायिक भागीदारी बढ़ती है। यह स्कूलों के कामकाज को बेहतर, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे शासन और जो प्रबंधन प्रथाएं होती है उसमें सुधार आता है। ठीक है, और जो एसएसए है वो पिछड़े समूह पर विशेष ध्यान देता है। तो हाशिए पर रहने वाले यानी कि जो कमजोर समूह है, जैसे विकलांग बच्चे, आदिवासी समुदाय, ठीक है, उनसे संबंधित जो लोग होते हैं, वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं को ये पहचानता है और उनको पूरा करता है। यह उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और शिक्षा प्रणाली में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप प्रदान करता है। यानी कि उनको शिक्षा प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या वो सामाजिक चुनौती है, क्या वो आर्थिक चुनौती है, ठीक है, तो उनका समाधान करता है और शिक्षा में किस तरीके से उनको हम शामिल कर सकते हैं, उनका समावेश सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उसके लिए ये काम करता है एसएसए। अब जो बच्चे होते हैं उनके समग्र विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करता है। तो स्वास्थ्य और पोषण, जीवन कौशल शिक्षा और समावेशी शिक्षा के तत्वों को शामिल करके शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का काम करता है। यानी कि बच्चे से संबंधित जो भी एस्पेक्ट होते हैं, जो भी पहलू होते हैं, वो उनको डेवलप करने का काम एसएसए के अंदर किया जाता है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे वो हमारी लाइफ स्किल्स होती है उनको लेकर आना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी हो, तो इस तरीके से एक जो समग्र दृष्टिकोण होता है उसको बढ़ावा देने का काम एसएसए करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाता है बल्कि बच्चों के समग्र विकास में भी योगदान देता है, यानी कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी करता है। इसमें हम निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है यानी कि एसएसए है, सार्वभौमिक पहुंच, समान शिक्षा, गुणवत्ता वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास, सामुदायिक भागीदारी, हाशिए पर रहने वाली समुदायों पर विशेष ध्यान और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई है। अब मैं आपको बता चुका हूँ सार्वभौमिकरण का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है शिक्षा को समाज के हर वर्ग तथा हर बच्चे तक पहुंचाना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। ठीक है,
यानी कि जो शिक्षा है वो किसी एक विशेष वर्ग तक या फिर किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित ना हो पाए, वो हर व्यक्ति तक, देश में जितने भी नागरिक रहते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उन सभी तक शिक्षा पहुंच सके। ये होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब स्वतंत्रता के बाद में हमारा, हमें पता है भारत जो आजाद हुआ था 1947 में हुआ था, तो उसके बाद सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित किया गया है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ही 1949 में ही जो यूनिवर्सिटी कमीशन था उसका गठन किया गया शिक्षा से संबंधित। फिर उसके बाद में मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन आया, एजुकेशन पॉलिसीज आई, तो इस तरीके से सारे के सारे काम किए गए। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि शिक्षा को हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके और शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित किया जा सके। अब भारत सरकार थी उसने कई सारी ऐसी योजना लेकर आई थी जिसकी वजह से शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित किया गया था। इसमें सबसे पहले सर्व शिक्षा की अगर हम बात करेंगे, फिर एनपीआईजीएल की बात करेंगे, मिड डे मील जो योजना है वो सरकार लेकर आई थी, आरटी एक्ट लेकर आई थी यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरएमएसए यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एनसीईआरटी की भी क्या क्या पहल रही उनको समझेंगे, और जो सरकार है उसने किस तरीके से समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करने की बात की है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में यानी कि एसएसए के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 2001 से हुई है। ये एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको सार्वभौमिक बनाना है। यानी कि जो 6 से 14 तक की जो एजुकेशन होती है, साल की जो एजुकेशन होती है, इसके बीच में जितने बच्चे होते हैं उन सभी को शिक्षा उन सभी तक पहुंचाई जा सके, ये उसका उद्देश्य होता है। इसका जो उद्देश्य होता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने बच्चे होते हैं उनको समयबद्ध तरीके से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, ठीक है, उसको प्रदान की जाए। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य होता है। अब एनपीईजीएल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 2004 और 5 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि कम महिला साक्षरता दर वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों को लक्षित करके, यानी कि जिस जगह पर महिला साक्षरता कम है उन उन सभी जिलों को पहचान कर, उनको लक्ष्य बनाकर उनमें जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसको शुरू किया जाए और लैंगिक असमानताओं को दूर किया जाए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था। अब मिड डे मील के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1995 से हुई थी। 15 अगस्त 1995 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसका ये क्या है, एक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने स्कूल हैं होते हैं उनमें बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन प्रदान करता है मिड डे मील प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है, कुपोषण को दूर करने और उपस्थिति में सुधार करने के साथ साथ यह योजना बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने और रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे आश्वस्त हो जाते हैं, उनको वादा मिलता है कि आप स्कूल में आओ तो आपको हम भोजन देंगे। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर जो भी कुपोषण होता है वो खत्म होता है और उनकी उपस्थिति में सुधार आता है। अब आरटीई एक्ट आता है यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये आता है 2009 में। तो इसमें क्या बात की जाती है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होते हैं सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का ये आदेश देता है, ऑर्डर देता है। ये प्रवेश में भेदभाव को रोकता है, यानी कि एडमिशन के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इंटरव्यूज होते हैं पेरेंट्स के बच्चे के, तो उनको रोकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है और स्कूलों के लिए मानदंड निर्दिष्ट करता है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम ये एक्ट करता था। उसके बाद हम बात करते हैं आरएमएसए यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 2009 में हुई थी और ये क्या काम करता है, गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने पर ये केंद्रित होता है, यानी कि उसको फोकस करता है जिससे प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के प्रयासों को पूरक बनाया जा सके। तो इसका उद्देश्य होता है वो क्या होता है, विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक भर्ती और उनका प्रशिक्षण यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग, पाठ्यक्रम सुधार और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। अब एनसीईआरटी ने क्या क्या पहल की है, किस तरीके से एनसीईआरटी ने इस चीज में काम किया है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम रूपरेखा, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सीखने के संसाधन विकसित करता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, संसाधन को विकसित करने का काम होता है। जो एनसीएफ होता है उसको डेवलप करने का काम होता है। जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको विकसित कर कौन करता है, एनसीईआरटी करती है, ठीक है। तो ये जो संसाधन होते हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए मानकीकृत और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करके आरटीई और एसएसए के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं। यानी कि जो भी बुक्स वगैरह बनाई जाती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। इसी तरीके से इनके जो यानी कि जो आरटीई एक्ट है और जो एसएसए, उनके जो लक्ष्य होते हैं उनका समर्थन करती है, उनको फुलफिल करती है एनसीईआरटी।
अब सरकार ने समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए? तो सरकार ने विकलांग बच्चों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय होते हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल की है। प्रयासों में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, पाठ्यक्रम को और अपनाना और स्कूलों में बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा बनाने को शामिल करता है। अब इसमें जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अब अगर हम स्कूल में जाएंगे तो उनके लिए विशेष फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं। जैसे उनको अगर सेकंड फ्लोर पर उनकी क्लास है तो उनके लिए रैंप वॉक जो होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। और अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं क्लास में होने चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं को, उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप किया जाता है सरकार की तरफ से। तो इस तरीके से क्या होता है, समावेश शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। अब इसमें निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं कि बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक गुणवत्ता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और शिक्षा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के चल रहे प्रयासों के साथ साथ ये पहल भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन की अवधारणा को स्पष्ट करें। इस संबंध में इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, उसको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का एक ऐसा तरीका है जहां पर छात्र और प्रशिक्षक भौतिक दूरी से अलग होते हैं, यानी कि उनका जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं उनके बीच में। और ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज होती है उनके माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं। जो शिक्षण होता है पारंपरिक ऑनलाइन कैंपस के बाहर होता है, यानी कि जो ऑन कैंपस होता है उसके बाहर ये पढ़ते हैं, जिससे छात्रों को अपनी गति और सुविधा से अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। यानी कि अपनी मर्जी से वो अध्ययन कर सकते हैं। अगर उनको बाहर पढ़ना है, अपने घर में बैठकर पढ़ना है तो वहां से कर सकते हैं। अगर उनको स्पीड में पढ़ना है, उनको कंटेंट सारा एक साथ मिल जाता है। अगर उनको स्पीड में पढ़ना है तो वो स्पीड से पढ़ सकते हैं, अगर उनको स्लो पढ़ना है तो वो स्लो पढ़ सकते हैं। यानी कि अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, जैसा उनको सही लगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, जो दूरस्थ शिक्षा है या फिर जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो जो लचीला शिक्षण एनवायरनमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी टाइटनेस नहीं होती है कि आपको फिक्स टाइम पर स्कूल में आना है, कॉलेज में आना है, इसी टाइम पर आपको जाना है, इस टाइम पर लंच होगा, आपको इससे इस तक जो पीरियड्स होते हैं इनमें आपको बैठना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लचीला एनवायरनमेंट होता है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से काम कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी सक्षम निर्देश होते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं टीचर्स की तरफ से। स्वनिर्देशित शिक्षा होती है, यानी कि अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं। आप अब अपना एग्जांपल ले सकते हो कि जो आप एसओएल का अगर स्टूडेंट हो तो आप किससे आपकी जो एजुकेशन हो रही है वो डिस्टेंट मोड से हो रही है। तो आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो, आपको जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो ऑनलाइन मिलते हैं। आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट ऑनलाइन कर सकते हो, आपको अपनी स्पीड से पढ़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार यानी कि स्वनिर्देशन, अपने निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करने का आपको यहाँ पे अधिकार मिलता है। सहायक शिक्षण संसाधन यहाँ पे हमें जो कॉलेज होते हैं वो उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि जो कॉलेजेस होते हैं वो शिक्षण यानी कि जो टीचिंग किस तरीके से हमें करनी है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, लर्निंग करनी है, उसके लिए जो रिसोर्सेज वगैरह का डेवलपमेंट करने का काम होता है, प्रोवाइड करवाने का काम होता है, वो ये कॉलेज के माध्यम से किया जाता है। संचार और सहयोग कॉलेज कॉलेज की तरफ से होता है, यानी कि उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनको सॉल्व करते हैं। और मूल्यांकन और प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल होती है कि जो कॉलेज होते हैं वो टाइम टू टाइम हमारी जो एजुकेशन होती है उसको मेजर करने के लिए, उसको मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं और मूल्यांकन करते हैं। और इसी के बाद में जब शिक्षा पूरी हो जाती है, एजुकेशन पूरी हो जाती है, तब वो डिग्री देते हैं। अब अगर हम इग्नू की भूमिका की बात करते हैं, इग्नू की फुल फॉर्म आपको पता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब ये क्या काम करती है, एक नेशनल लेवल पर ओपन यूनिवर्सिटी है जो पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो उनको अवसर देती है। तो जितने भी बच्चे हैं उनको उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करती है। इसके पास कार्यक्रम होते हैं, उसकी एक विस्तृत श्रृंखला है, लचीले सीखने के विकल्प होते हैं और नए नए जो शैक्षिक दृष्टिकोण होते हैं वो इग्नू शामिल करता है।
छात्र की सहायता करता है, उसके लिए कुछ अलग तरीके की जो सेवाएं होती हैं वो लेकर आता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है। आपने देखा होगा जो इग्नू की बुक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, और अनुसंधान और विकास करता है। अलग अलग तरह के जो संसाधन होते हैं उनको विकसित करने का काम इग्नू के माध्यम से स्टूडेंट के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च शिक्षा तक पहुंच। तो शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है इग्नू, जिससे क्या होता है कामकाजी पेशेवर वयस्क शिक्षार्थी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के व्यक्ति और विकलांग लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जो काम करते हैं लोग, ठीक है, और जो एडल्ट हैं, उनके बाल बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, ठीक है, तो इस तरीके जो स्टूडेंट्स होते हैं, एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो गांव में रहते हैं, जहाँ पर आसपास कोई कॉलेज नहीं होता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, जो भौगोलिक रूप से काफ़ी दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो उन वो सभी के सभी लोग इन इग्नू के माध्यम से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। और इग्नू के जो सेंटर्स हैं ना वो बहुत, मतलब ये समझ लो हर जगह फैले हुए हैं, पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से उच्च शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। इसके पास कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला है। कोई भी कोर्स, भले ही वो रेगुलर कोर्स हो, वो रेगुलर कॉलेज में ना मिलता हो, लेकिन वो आपको इग्नू के जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा। तो दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये कार्यक्रम शिक्षार्थियों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को, यानी कि जो हमारी जो एजुकेशनल नीड्स होती है उनको पूरा करता है, हमारी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो एजुकेशन होती है उनको पूरा करता है, जिससे क्या होता है उन्हें अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने की अनुमति मिलती है, ठीक है। अब लचीले सीखने के यहाँ पे विकल्प होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम समय, स्थान और सीखने की गति के मामले में लचीलापन देता है। यहाँ पर समय जो होता है फिक्स नहीं होता है कि आपको इसी टाइम पर पढ़ना है, ये सब करना, पेपर देना, वो सब कुछ नहीं होता। स्थान यहाँ पर फिक्स नहीं होता कि आपको इसी जगह पर आकर बैठ कर पढ़ना है, आपकी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से लचीलापन जो होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो छात्र होते हैं पाठ्यक्रम सामग्री, व्याख्यान, असाइनमेंट और परीक्षाओं तक दूरस्थ रूप से पहुंच सकते हैं, जिससे भी अपने कार्यक्रम के अनुरूप कहीं भी और किसी भी समय अध्ययन करने में सक्षम हो सकते हैं। मेन चीज़ क्या, बस यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, पढ़ सकते हैं। हम जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, उस असाइनमेंट देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी किसी भी समय हम वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और नई शैक्षणिक दृष्टिकोण इग्नू शामिल करता है। तो शिक्षार्थियों को संलग्न करने और दूरस्थ शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण और निर्देशनात्मक प्रौद्योगिकी को अपनाता है। यानी कि अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको लेकर आता है, अलग अलग तरह के एजुकेशन में जो नवाचार होते हैं, जो इनोवेशंस होते हैं उनको लेकर आता है, जिससे कि जो शिक्षार्थी हैं वो एजुकेशन में संलग्न हो सके, उसमें शामिल हो सकें। यह छात्रों के लिए गतिशील और आकर्षक शिक्षण अनुभव बनाने के लिए मल्टीमीडिया संसाधनों, इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री और अनुभवनात्मक शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा समाज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता जा रहा है, तो हमें एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहिए। तो इसी से जो स्टूडेंट्स हैं वो गतिशील हो सकें, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो इग्नू इन चीज पर ध्यान देता है। अब जो इग्नू होता है वो छात्रों की सहायता के लिए अलग अलग तरह की जो सर्विसेज होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उनको लेकर आता है। तो शिक्षार्थियों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान सहायता करने के लिए व्यापक छात्र सहायता सेवाएं प्रदान करता है इग्नू। और इसमें शैक्षणिक परामर्श यानी कि गाइडेंस जो हमें टीचर से चाहिए होती है वो प्रदान करता है। अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, संसाधन, परीक्षा सुविधाएं, प्रशासनिक सहायता शामिल होती है इसमें, जिससे क्या होता है छात्रों को चुनौतियों से उबरने और अपनी पढ़ाई में सफल होने के लिए समय पर मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एसओएल होता है, जो ड्यू का एक यूनिवर्सिटी है, एक ब्रांच है, उसमें टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए काउंसलिंग चलती रहती है, ठीक है। कई सारे के सारे जो वर्कशॉप होती हैं वो अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ से स्टूडेंट को मार्गदर्शन मिलता है, परामर्श मिलता है, और जो कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट को समर्थन करते हैं अपनी चुनौतियों से उभरने के लिए। ये सारी की सारी फैसिलिटीज होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो इग्नू प्रदान करता है। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है वो देने का काम इग्नू के द्वारा किया जाता है। दूरी के बावजूद इग्नू अपने कार्यक्रमों में उच्च शैक्षणिक मानकों और गुणवत्ता आश्वासन तंत्रों को बनाए रखता है। यानी कि जो इग्नू जो होता है अपनी क्वालिटी को, अपने जो रूल्स होते हैं उनको बनाए रखता है। यह योग्य संकाय सदस्यों को नियुक्त करता है, यानी कि जो एलिजिबल लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको यहाँ पर नॉमिनेट करता है, उसको नियुक्त करता है।
कठोर कार्य पाठ्यक्रम रूपरेखा विकसित करता है, यानी कि जो करिकुलम होता है उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उसको डेवलप करता है और सीखने और शैक्षणिक सफलता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी छात्र सहायता सेवाएं सुनिश्चित करता है। यानी कि जो करिकुलम है उसको कुछ इस तरीके से डेवलप किया जाता है जिससे कि जो बच्चा है वो उस चीज को डीप जाकर पढ़े, कठोर तरीके से उस चीज को पढ़ सके। ठीक है, तो इन सभी को विकसित करने के लिए जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है और इन चीजों को प्राप्त करने में, सफलता को प्राप्त करने के लिए जो छात्र सहायता सेवाएं होती हैं उनको प्रदान किया जाता है। अब अनुसंधान और विकास करने का काम इग्नू के माध्यम से किया जाता है। तो दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास जो पहल होती है उसमें सक्रिय रूप से इग्नू संलग्न रहता है, शामिल रहता है। यह अनुसंधान अध्ययन आयोजित करता है, यानी कि जो रिसर्च वगैरह होते हैं उनको आयोजित करता है, नवीन शिक्षण सामग्री विकसित करता है और अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के वितरण और प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज होती है उनकी खोज करता है। यानी कि नए नए इनोवेशंस, रिसर्च वगैरह करने का काम इग्नू के द्वारा किया जाता है जिससे कि जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को और टेक्नोलॉजीज होती है उनको स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। इसमें निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने में इग्नू का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी परिस्थितियों या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उनकी क्षमता का एहसास करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है उच्च शिक्षा में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, निजीकरण क्या होता है? तो जो शिक्षा का स्वामित्व होता है या फिर उसका जो प्रबंधन होता है सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, यानी कि उसको ट्रांसफर करना। जहाँ पर शिक्षा में सब पहले जो सरकार थी उसका पूरा स्वामित्व रहता था, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व रहता था, वो परिवर्तित होकर अब उसमें स्थानीय जो क्षेत्र है, स्थानीय जो संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, वो आने लगी हैं। ठीक है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसी को बोलते हैं हम निजीकरण शिक्षा में। अब इसका क्या क्या प्रभाव पहुंचा है? तो पहुंच और समानता जो है उसमें भी कई लोगों तक पहुंच चुकी और इसने इसमें एक चुनौती ला दी है। तो इसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं हम उनको देखेंगे। शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें किस तरीके से बढ़ावा आया है, सरकारी खर्च और जवाबदेही किस तरीके से तय हुई है, उसमें कमी आई है, उनको पढ़ेंगे। और जो सामाजिक स्तरीकरण है, असमानता है यानी कि भेदभाव जो बढ़े हैं उनको देखेंगे। और जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण और निगमीकरण हुआ है तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहुंच और समानता के बारे में। तो जो निजीकरण है उसने छात्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों और विकल्पों की एक संख्या में वृद्धि करके उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार किया है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अच्छी तरीके से बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, हर जगह अवेलेबल रहने लगे हैं, तो उनके साथ जुड़कर वो शिक्षा तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं। उनके पास कई तरह के विकल्प आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एजुकेशन है उसकी पहुंच तक ये लोग जा सकते हैं। लेकिन हमें पता है एजुकेशन जो अलग अलग इंस्टीट्यूट देते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट देते हैं, वो एक मोटी फीस वसूलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जो शिक्षा की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा कम सुलभ हो जाती है, यानी कि महंगी रहती है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब शिक्षा की जो क्वालिटी है यानी कि उसकी गुणवत्ता में उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो निजी क्षेत्रों के पास पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण विधियों और बुनियादी ढांचों के विकास में नवाचार करने के लिए अधिक स्वायत्ता और लचीलापन होता है। यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं अपनी संस्था के अंदर काम करने के लिए। वो अपने अनुसार कार्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है उसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने अनुसार जो जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के उनको अपना सकते हैं, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अच्छा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिससे कि क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उनके पास स्वायत्ता होती है, वो अपनी संस्था के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। निजीकृत संस्थाओं में लाभ संचालित उद्देश्य शैक्षिक उत्कृष्टता पर वित्तीय लाभ को प्राथमिकता दे सकता है। यानी कि मेन उद्देश्य क्या होता है, जो भी एजुकेशन से संबंधित इंस्टीट्यूट होते हैं, संस्थान होते हैं, उनका उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा को प्रसारित करना, यानी कि शिक्षा की उत्कृष्टता को ध्यान में रखना। लेकिन जब शिक्षा में निजीकरण होने लगता है तो वो वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देने लगते हैं, यानी कि पैसे कमाना उनका उद्देश्य हो जाता है, ना कि शिक्षा को प्रदान करना। अब सरकारी खर्च और जवाबदेही में भी फर्क आता है। तो निजीकरण उच्च शिक्षा के लिए कुछ वित्तीय जिम्मेदारी निजी संस्थानों को स्थानांतरित करके सरकारी बजट पर जो बोझ होता है उससे राहत मिल सकती है। यानी कि जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने आप ही अपना जो खर्च होता है उसको
उसको पोषित कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सरकार होता है, जो सरकारी बजट होता है, उस पर बोझ कम हो जाता है। लेकिन कम सरकारी फंडिंग से सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा हो जाती है, यानी कि जो सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान है, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, उनको सरकार की तरफ से कम फंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी होती है, उनके जो मानक होते हैं, बुनियादी ढांचे होते हैं, तो उनकी जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। सामाजिक स्तरीकरण और असमानता यानी कि जो भेदभाव होती है वो बढ़ता है। निजीकरण उन लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके उद्यगामी सामाजिक गतिशीलता के अवसर पैदा कर सकता है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि या योग्यता के बावजूद इसे बहन कर सकते हैं। यानी कि जिनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, ठीक है, तो वो उच्च गुणवत्ता वाली एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। निजीकरण जो है वित्तीय साधनों वाले लोगों को पक्ष लेकर सामाजिक आर्थिक असमानता को कायम रखते हुए सामाजिक स्तरीकरण को भी मजबूत कर सकता है। यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, उसको बढ़ाने का काम जो प्राइवेटाइजेशन है वो करता है निजीकरण के माध्यम से। इनके बीच में जो खाई है वो बढ़ती है। अब जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण भी हो रहा है। तो निजीकरण उच्च शिक्षा में बाजार संचालित प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और दक्षता लेकर आता है, जिससे क्या होता है, संसाधनों को छात्रों की मांगों और बाजार की जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो क्वालिटी होती है, स्टूडेंट्स की मांग होती है, उनको पूरा किया जाता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण ज्ञान का व्यवसायीकरण कर सकता है। यानी कि अगर हम शिक्षा को हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, जो एजुकेशन है वो भी, जो नॉलेज है वो भी, उसका भी कमर्शलाइजेशन हो जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षा सार्वजनिक भलाई के बजाय एक वस्तु के रूप में बदल जाती है। और आज के टाइम पे हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो शिक्षा का जो शिक्षा देने का जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, अपना पैसा कमाना, ठीक है। और उनका मकसद ये नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, भलाई करें, लेकिन मेन उद्देश्य उनका क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, और इसने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। इससे क्या हुआ, इससे बढ़ी हुई ट्यूशन फीस और शैक्षणिक अखंडता पर लाभ को प्राथमिकता देने जैसी अनैतिक प्रथाएं हैं, उनको बढ़ावा यहाँ पर मिला है। यानी कुछ ऐसी गलत जो प्रथाएं हैं, गलत ट्रेडिशन है, वो चलकर आए हैं, जो कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, आपको उनको ध्यान में रखना है, ठीक है, और आपको अपनी आंसर राइटिंग करने में, करते टाइम उनको वहां पर मेंशन करना है।